नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नारायण आईटीआई जयपुर में। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था वैद्युतिक मापक यंत्र। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे मीटर पढ़ लिए, उनके वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो पढ़ लिया। आज हम लोग अपने एक नए टॉपिक के साथ इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर एनर्जी मीटर मतलब ऊर्जा का मापन करने वाला यंत्र। ऊर्जा का मापन करने वाला यंत्र। ठीक है, अब ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा के लिए देखो ये कहा जाता है कि विद्युत जो है अपनी वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, अगर ऊर्जा की बात करें तो विद्युत के लिए कहा जाता है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, और इस ऊर्जा को हम एक रूप से अनेक रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो उन अलग अलग रूपों में परिवर्तित करने के बाद में उन यंत्रों के द्वारा जो अपने उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उन इक्विपमेंट्स उपकरणों के द्वारा लगातार पूरे समय में जो कार्य किया जाता है उस कार्य के दौरान कुल कितनी ऊर्जा खपत की जाती है। तो ऊर्जा खपत की गणना करने के लिए एनर्जी मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा इसकी इकाई जूल होती है। ठीक है, ऊर्जा जो होती है उसकी इकाई जूल होती है। इसके अलावा इसको kWh के रूप में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, किलोवाट आवर के रूप में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ऊर्जा जो होती है उसकी इकाई होती है अपनी जूल। अब kWh जो होता है उसको आप लोग अन्य इकाई बोल सकते हो, अन्य इकाई। अब बात करें kWh का मतलब क्या होता है। k का मतलब किलो, W का मतलब वाट, H का मतलब घंटा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा उपकरण या एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा जो वाटेज खपत होती है, जो वाटेज खपत होती है। अब वाटेज की बात करें तो वाटेज खपत कौन करेगा, अपने उपकरण। तो उपकरणों के द्वारा जो वाटेज खपत की जाती है एक समय के आधार पर, एक निश्चित समय के आधार पर जो वाटेज खपत की जाती है उसकी गणना करने के लिए एक मीटर की आवश्यकता होती है। वो मीटर ही अपना एनर्जी मीटर कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें तो देखो इसके अंतर्गत में ये भी कह सकता हूं कि विद्युत शक्ति जो होती है, अपनी विद्युत शक्ति जो होती है उसकी खपत जो हो रही होती है उस खपत की गणना करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है वो अपना एनर्जी मीटर कहलाता है। तो इसकी अन्य परिभाषा में लिख सकता हूं, विद्युत शक्ति खपत की गणना करने वाला यंत्र एनर्जी मीटर कहलाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसकी दो परिभाषा बताई है। पहला, ऊर्जा का मापन करने वाला यंत्र जो होता है वो अपना एनर्जी मीटर कहलाता है। अब ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा खपत कौन करता है, तो जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनके द्वारा जो विद्युत शक्ति खपत की जाती है तो उसकी गणना करने वाला यंत्र ही अपना क्या कहलाता है, एनर्जी मीटर। अब इसके बाद में बात करेंगे ये यंत्र जो होता है वो अपने किस प्रकार का यंत्र होता है। भाई अपने नॉर्मली तीन प्रकार के यंत्र होते हैं। ठीक है, सूचक यंत्र होता है, रिकॉर्डिंग यंत्र होता है, समाकलन यंत्र होता है। तो उन यंत्रों के अंदर अपना एनर्जी मीटर जो होता है वो किस प्रकार का यंत्र होता है। तो ध्यान रखना, एनर्जी मीटर जो होता है उसके द्वारा वैद्युतिक राशियों का रिकॉर्ड भी किया जाता है और रिकॉर्ड करने के साथ साथ उनको हम एक निश्चित समय अंतराल के बाद में, मतलब इसके पूरे जीवन काल की जो अवधि होती है उस अवधि के दौरान कभी भी इस यंत्र के द्वारा जो ऊर्जा खपत की गणना की गई है उसको आसानी से देख सकते हैं। तो एक प्रकार का अपना जो एनर्जी मीटर होता है ये समाकलन प्रकार का यंत्र होता है, इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र होता है। ठीक है,
तो ये यंत्र जो होता है वह एक प्रकार का समाकलन या इंटीग्रेटिंग यंत्र होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एनर्जी मीटर एक प्रकार का इंटीग्रेटिंग या मैं कहूं समाकलन प्रकार का यंत्र होता है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं ये इंटीग्रेटिंग समाकलन का मतलब होता क्या है। समाकलन का मतलब होता है, देखो ध्यान रखना, समाकलन का मतलब होता है कि ऐसा यंत्र जो अपने पूरे जीवन काल में जिस राशि की गणना करता है उसे रिकॉर्ड भी करता है, उसे रिकॉर्ड भी करता है, जिसे हम आवश्यकता अनुसार कभी भी उसके पैमाने पर देख सकते हैं। ठीक है, अर्थात समाकलन का मतलब ये होता है कि ऐसा यंत्र जो रिकॉर्डिंग के साथ साथ भाई उसका विक्षेप तो दर्शाएगा, साथ साथ उसने पीछे मतलब पहले जो अवधि थी उसकी, पहले वाली जो अवधि थी, जो कार्यकाल था उसका, उस कार्यकाल के दौरान उसने जो अपना पैमाना रिकॉर्ड किया था उस पैमाने को भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो उस श्रेणी में अपना एनर्जी मीटर आता है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि एनर्जी मीटर जो होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, या उसके जो पार्ट है, इसके मुख्य भाग जो है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं एनर्जी मीटर के भागों की। भाई एक एनर्जी मीटर जो होता है उसमें कौन कौन सी प्रणालियां लगी होती है। ठीक है, कौन सी ऐसी युक्तियां होती है जिसमें वो विक्षेप करता है, कौन सी ऐसी युक्तियां होती है जिसके कारण से वो रुक जाता है। ठीक है, और कौन सी ऐसी युक्तियां होती है जिसके कारण से उसके अंदर जो पैमाना होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसके जो मुख्य भाग है एनर्जी मीटर के भाग, एनर्जी मीटर के भाग, तो देखो एनर्जी मीटर के भाग को समझने के लिए मैं एक सर्किट डायग्राम बनाता हूं, एक ट्रायंगल। ठीक है, पार्ट्स ऑफ एनर्जी मीटर, कहने का मतलब ऊर्जा मापक यंत्र जो होता है, ऊर्जा मापक यंत्र, उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहला तो बात करते हैं इसके पार्ट्स की, कि इसके पार्ट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसकी जो पहली युक्ति होती है वो होती है प्रचालन युक्ति, प्रचालन युक्ति। ठीक है, दूसरी जो युक्ति होती है वो इसकी युक्ति होती है अपनी ब्रेकिंग युक्ति। ठीक है, तो दूसरी युक्ति होती है इसकी ब्रेकिंग। और तीसरी जो युक्ति होती है वो इसकी रिकॉर्डिंग युक्ति। ठीक है, तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि एक एनर्जी मीटर जो होता है उसकी बनावट के लिए अपने को इन तीन चीजों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अब प्रचालन युक्ति की यदि मैं बात करूं तो ध्यान रखना इसके अंदर एक डिस्क लगी होती है। इसमें क्या लगी होती है, डिस्क। तो डिस्क जो होती है जब वो अपने धुरे पे घूमती है तो धुरे के साथ साथ उसके ऊपर जो क्लच गियर गरारी सिस्टम लगा होता है वो गरारी सिस्टम भी कार्य करना प्रारंभ कर देता है, और उसी के आधार पर इस यंत्र के द्वारा
जो पैमाना होता है उस पे मान कर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर प्रचारण युक्ति जो होगी वो प्रचारण युक्ति अपनी कौन सी होगी, डिस्क। अब डिस्क की यदि मैं बात करूं तो डिस्क देखो दो धातु में से किसी भी धातु की बनी हो सकती है, या तो डिस्क बनी हो सकती है तांबे की, ठीक है, या फिर बनी हो सकती है अपनी एल्यूमिनियम की। जो दो धातुएं होती है, दोनों धातुओं में से किसी भी धातु की ये डिस्क अपनी बनी हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है प्रचारण युक्ति जो होती है एनर्जी मीटर में वो अपनी डिस्क होती है। डिस्क जो होती है वो तांबे की बनी हो सकती है या फिर एल्यूमिनियम की बनी हो सकती है। इसके अलावा अगर ब्रेकिंग युक्ति की मैं बात करूं तो यहाँ पर स्थायी प्रकार के चुंबक काम में ली जाती है, जिसका आकार सी क्लेव का होता है, सी आकार की स्थायी चुंबक, ठीक है। अब ये चुंबक जो होती है ये भी अपने दो प्रकार की होती है, एक ड्राइविंग प्रकार की होती है और एक ब्रेकिंग प्रकार की होती है, लेकिन दोनों की संरचना होती है अगर उसकी आकृति देखें हम तो उसका आकार जो रहता है वो सी आकार का रहता है, ठीक है। तो ब्रेकिंग युक्ति जो होती है ये अपने सी आकार की स्थायी चुंबक होती है। अब देखो नॉर्मली अपने को ध्यान रखना है ब्रेकिंग युक्ति की आवश्यकता अपने को पड़ती क्यों है। तो ब्रेकिंग युक्ति जैसे प्रचारण युक्ति की मैं बात करूं तो प्रचारण युक्ति में जो धुरा होगा वहां पर एक घुमावल महसूस होगा, तो घुमावल जो अनुभव होगा जो महसूस होगा उसी के कारण उसका धुरा अपनी जगह पर घूमना प्रारंभ हो जाएगा, और जैसे ही धुरा घूमेगा उसी के साथ ऊपर की तरफ जो गरारी सिस्टम लगा होता है वो भी घूमना स्टार्ट हो जाएगा, और इसके द्वारा जो पैमाना निर्धारित किया गया है, जो पैमाना है इसका इस एनर्जी मीटर का, उस पैमाने पर अपने को इस यंत्र के द्वारा उसका मान रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। अब प्रचारण युक्ति के अंदर जो धुरा है डिस्क अपनी ये तब तक ही काम करेगी जब तक उसके अंदर विद्युत सप्लाई आपूर्ति होती रहेगी, लेकिन जैसे ही यहाँ से विद्युत सप्लाई हटेगी उसी के दौरान अपनी जो डिस्क है ये अनावश्यक रूप से उसके अंदर गति नहीं करे, तो उसको रोकने के लिए उसके अंदर एक ब्रेकिंग युक्ति प्रयोग की जाती है, और ये एक प्रकार की स्थायी चुंबक होती है, ठीक है। तो ये चुंबक क्या करती है, इस घूमती हुई डिस्क को रोकने का कार्य करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूं आप लोगों को कि अनावश्यक रूप से घूर्णन करती हुई डिस्क को रोकने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ब्रेकिंग युक्ति जो होती है उसका कार्य भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं रिकॉर्डिंग युक्ति। तो देखो रिकॉर्डिंग युक्ति के लिए ध्यान रखना कि ये रिकॉर्डिंग युक्ति जो होती है ये हमेशा विद्युत शक्ति खपत जो होती है, विद्युत शक्ति खपत को संख्यात्मक रूप में एक ग्राफ पेपर पर दर्शाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपने को कि एक एनर्जी मीटर जो होते हैं उसके मुख्य रूप से तीन पार्ट होते हैं। भाई एनर्जी मीटर की अगर संरचना देखे, बनावट देखे तो उसके अंदर ये तीन युक्तियां तो अपने को जरूर मिलेगी। पहली प्रचारण युक्ति, जो डिस्क होती है, डिस्क घूमेगी तो ही अपना धुरा जो है वो घूमेगा, धुरे के साथ लगा हुआ जो गरारी सिस्टम होता है वो कार्य करेगा। डिस्क के लिए ध्यान रखना है कि डिस्क तांबे की भी हो सकती है या फिर अपनी एल्यूमिनियम की भी हो सकती है। उसके बाद में बात करूं मैं दूसरी युक्ति की, तो दूसरी युक्ति होती है ब्रेकिंग युक्ति। ब्रेकिंग युक्ति के रूप में इस तरह प्रकार की चुंबक काम में ली जाती है जिसका आकार सी क्लेव का होता है, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य अगर देखूं मैं तो इसका मुख्य कार्य होता है अनावश्यक रूप से जो अपनी डिस्क घूमती है, भाई सप्लाई कट जाने के बाद में जो अनावश्यक रूप से यदि अपनी डिस्क घूम रही है तो उसको घूमने से रोकने का कार्य अपनी ब्रेकिंग युक्ति जो होती है वो करती है। उसके बाद में बात करूं रिकॉर्डिंग युक्ति की, तो रिकॉर्डिंग युक्ति जो होती है वो विद्युत शक्ति खपत को संख्यात्मक रूप से, अब संख्यात्मक रूप की यदि मैं बात करूं तो देखो कि पावर खपत जो होगी वो किस हिसाब से होगी, इसके द्वारा एनर्जी खपत जो होगी वो किस हिसाब से होगी। जैसे मान लेते हैं इस यंत्र ने, भाई संख्यात्मक रूप की बात हुई है तो मान लेते हैं कि इस यंत्र के द्वारा 100 जूल ऊर्जा खपत की गणना की गई है। तो एक तरीके से ये 100 जो है वो अपना संख्यात्मक रूप है।
ठीक है, इस संख्यात्मक रूप को एक ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करती है। इस प्रकार जब ना एक एनर्जी मीटर जो होता है उसमें ये 3 प्रकार की युक्तियां मिलकर के एनर्जी मीटर को कार्य करवाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी मीटर जो होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान रखना, एनर्जी मीटर जो होता है अपना वो नॉर्मली 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी मीटर के पार्ट की, कि इसका वर्गीकरण अगर करें तो एनर्जी मीटर होगा, ऊर्जा मापी यंत्र जो होगा उसका वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से इस यंत्र का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, देखो वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण जो होगा वो 3 प्रकार से होगा, मोटर सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, इसके अलावा प्रेरण के सिद्धांत पर या मैं कहूं इंडक्शन के सिद्धांत पर, और उसके अलावा तीसरा जो होता है वो होता है डिस्प्ले के आधार पर। तो वर्गीकरण के तौर पे पहला है अपना मोटर सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, दूसरा जो होता है वो है अपना प्रेरण या इंडक्शन। सिद्धांत पर, ठीक है, और तीसरा जो होता है अपना वो होता है डिस्प्ले के आधार। 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण होता है। अब पहले बात करते हैं हम लोग मोटर सिद्धांत के आधार पर। तो मोटर सिद्धांत की यदि मैं बात करूं तो ये यंत्र भी अपने नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फेरेंटी एम्पियर घंटामीटर, ठीक है, एक तो होता है अपना फेरेंटी एम्पियर घंटामीटर, और दूसरा जो होता है वो होता है इलियो-थॉमसन वाट घंटा मीटर। तो मोटर सिद्धांत के आधार पर भी अगर एनर्जी मीटर का वर्गीकरण देखें तो ये भी अपना 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार, पहला फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर, ठीक है, पहला जो होता है अपना ये होता है। और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा होता है अपना इलियो थॉमसन वाट घंटा मीटर, ठीक है। अब इसके लिए अपने को मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि इसके लिए अपने को एक चीज ये ध्यान रखनी है कि मोटर सिद्धांत के आधार पर जो एनर्जी मीटर कार्य करता है उसका प्रयोग अधिकतर डीसी सप्लाई पर चलने वाले उपकरणों की ऊर्जा खपत की गणना करने के लिए करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डीसी सप्लाई पर चलने वाले उपकरणों की ऊर्जा खपत मापने के लिए मोटर सिद्धांत पर आधारित एनर्जी मीटर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है अपने को कि मोटर सिद्धांत के आधार पर एनर्जी मीटर जो होता है अपना 2 प्रकार का होता है। पहला होता है फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर और दूसरा होता है इलियो-थॉमसन वाट घंटा मीटर। और इन दोनों ही प्रकार की एनर्जी मीटरों का उपयोग डीसी सप्लाई पर चलने वाले जो उपकरण होते हैं
उनके द्वारा की जाने वाली ऊर्जा खपत की गणना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं प्रेरण, इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित एनर्जी मीटर की। तो ये अपने जो इंडक्शन के आधार पर है, इंडक्शन की अगर बात करें तो इंडक्शन केवल और केवल अपना एसी सप्लाई पे होगा। तो एसी सप्लाई पे कार्य करने वाला उपकरण होता है। एसी सप्लाई पे जितने भी उपकरण चलते हैं उन उपकरणों की ऊर्जा खपत मापने के लिए प्रेरण प्रकार का या इंडक्शन प्रकार का जो एनर्जी मीटर होगा उसका उपयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखना है अपने को। अब एनर्जी मीटर की अगर मैं बात, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर की यदि मैं बात करूं तो ये भी अपना नॉर्मली दो प्रकार का होता है। पहला, भाई सप्लाई के आधार की अगर बात करूं तो पहला होगा सिंगल फेज प्रेरण एनर्जी मीटर। ठीक है, जो सिंगल फेज सप्लाई पे काम करेगा तो सिंगल फेज सप्लाई पर चलने वाले जो उपकरण है उनकी ऊर्जा खपत की गणना करने के लिए अपने को जिस मीटर की आवश्यकता होगी वो होगा अपना सिंगल फेज प्रेरण इंडक्शन मोटर, सॉरी एनर्जी मीटर। ठीक है, उसके बाद में है दूसरा, पर थ्री फेज भी आएगी। प्रेरण इंडक्शन की बात करें तो एसी सप्लाई की बात हो रही है। एसी सप्लाई पर जो फेज प्रणाली है उसमें सिंगल फेज और थ्री फेज दो प्रकार की सप्लाई आती है। तो इंडक्शन मोटर का जो दूसरा पार्ट, सॉरी इंडक्शन एनर्जी मीटर का जो दूसरा पार्ट है वो है अपना थ्री फेज प्रेरण एनर्जी मीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इससे संबंधित अपने को जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ये मीटर केवल और केवल एसी सप्लाई पर प्रचालित उपकरणों की ऊर्जा खपत की गणना करेगा। ठीक है, तो प्रेरण टाइप जो अपना मीटर होता है, इंडक्शन के सिद्धांत पर जो अपना एनर्जी मीटर होता है, ये दो प्रकार का होगा, सिंगल फेज और थ्री फेज। ठीक है, और इसके द्वारा जो ऊर्जा खपत की गणना की जाएगी वो केवल और केवल एसी सप्लाई पर प्रचालित होने वाले उपकरणों की ऊर्जा खपत की गणना की जाएगी। उसके बाद में डिस्प्ले के आधार पर यदि मैं बात करूं तो डिस्प्ले के आधार पर दो प्रकार का वर्गीकरण होगा। पहला, एक तो ऐसा कि जिसके अंदर पूर्वांकित पैमाना हो। ठीक है, पूर्वांकित पैमाना जिसके ऊपर होगा उस यंत्र के द्वारा जो एनर्जी दर्शाई जाएगी, जो वाटेज खपत दर्शाई जाएगी, वो यंत्र कहलाएगा अपना एनालॉग प्रकार का, एनालॉग डिस्प्ले प्रकार का, एनालॉग डिस्प्ले प्रकार का एनर्जी मीटर। और दूसरा जो होगा जिसमें मान सटीकता के साथ प्योर मान दर्शाए जाए, और जो मान दर्शाया जाएगा वो पूरा संख्यात्मक रूप में होगा या अंकीय रूप में होगा। तो वह दूसरा होगा अपना जो आजकल अधिकतर प्रयोग में ली जा रही जो डिस्प्ले है वो, तो वो होगी अपनी डिजिटल डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले प्रकार का एनर्जी मीटर। ठीक है, तो ये था अपना एनर्जी मीटर का वर्गीकरण। तो एनर्जी मीटर जो होता है अपना मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला, मोटर सिद्धांत के आधार पर काम करने वाला। दूसरा, इंडक्शन के सिद्धांत पर या इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित जो होगा अपना एनर्जी मीटर वो। और तीसरा है डिस्प्ले के आधार पर इसका वर्गीकरण। ठीक है, मोटर इंडक्शन में फेरेंटी और इलियो-थॉमसन आएगा। और इस यंत्र के लिए ध्यान रखना, इस एनर्जी मीटर के लिए ध्यान रखना, जो मोटर सिद्धांत पे काम करेगा उस यंत्र के लिए विशेष तौर पर अपने को ध्यान रखना है कि इस यंत्र के द्वारा केवल उन्हीं उपकरणों की ऊर्जा खपत दर्शाई जाएगी जो केवल और केवल डीसी पे कार्यरत होंगे। ठीक है, प्रेरण की यदि मैं बात करूं तो एसी सप्लाई जो होती है, इंडक्शन प्रभाव उसी के अंदर होता है। इंडक्शन प्रभाव पर प्रचालित जो उपकरण है उनकी ऊर्जा खपत ज्ञात करने के लिए इंडक्शन टाइप जो इंडक्शन का सिद्धांत है उस पर काम करने वाले एनर्जी
मीटर है उसका उपयोग किया जाए। ये अपने दो प्रकार के रहेंगे, सिंगल पेज का और 3 पेज का। ठीक है, उसके बाद में डिस्प्ले के आधार पर, तो डिस्प्ले के आधार पर भी दो प्रकार के, पहला एनालॉग है और दूसरा डिजिटल है। ठीक है, तो इस प्रकार से एनर्जी मीटर जो होता है उसका वर्गीकरण किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे पहले कि मोटर सिद्धांत के आधार पर जो अपने दो मीटर है ये किस प्रकार से कार्य करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर की, जो अपना मोटर के सिद्धांत के आधार पर जो अपना एनर्जी मीटर है उसमें पहला है अपना फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर। अब यहां पर अपने को एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इस यंत्र का फेरेंटी एम्पियर घंटा जो मीटर है वो नाम है वो किस आधार पर रखा गया है। तो ध्यान रखना, इस यंत्र की जो खोज करता है, खोजकर्ता, उस खोजकर्ता के आधार पर ही इस यंत्र का नाम फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर रखा गया है। तो इसका खोजकर्ता जो है वो है फेरेंटी नामक वैज्ञानिक। ठीक है, फेरेंटी नामक वैज्ञानिक जो था उसने इस यंत्र की खोज की थी, इस यंत्र की बनावट की थी, या मैं कहूं इस यंत्र की संरचना जो है उसका निर्माण किया था। इस वैज्ञानिक ने ही विद्युत धारा किसी उपकरण के अंदर प्रवाहित करके, ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल तक दे करके उसके द्वारा की जाने वाली ऊर्जा खपत की जो गणना है वो करंट और उसमें कितने समय के लिए प्रवाहित की गई है, इन दोनों के गुणनफल के आधार पर ही रिप्रेजेंट की थी। तो उसी के आधार पर फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर इसको नाम दिया गया। ठीक है, पहली चीज तो अपने को ये ध्यान रखनी है। दूसरा अपने को ये ध्यान रखना है कि यह यंत्र जो होता है, यह अगर इसके सिद्धांत की मैं बात करूं तो यह मुख्य रूप से जिस प्रकार से डीसी मोटर जो होती है, डीसी मोटर जो होती है, तो डीसी मोटर का जो सिद्धांत होता है, डीसी मोटर का सिद्धांत, उसी सिद्धांत पर यह कार्य करती है। अब डीसी मोटर के सिद्धांत की यदि मैं बात करूं तो देखो, डीसी मोटर जो होती है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। उसी सिद्धांत के आधार पर अपना फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर जो होता है वो भी कार्य करता है। भाई इसके अंदर जो डिस्क लगी होती है वो अपने ऊपर एक घुमावल महसूस करती है, और वो भी किस वजह से, भाई इसके दोनों तरफ इस प्रकार की चुंबक रहती है, डिस्क जो होती है वो रोटेट करने वाला एक पार्ट होता है। ठीक है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जब वो डिस्क रोटेट करती है तो रोटेट करने के आधार पर ही ये एम्पियर जो अपना फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर होता है वो पाठ्यांक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर जो होता है, अगर उसकी संरचना की मैं बात करूं तो संरचना मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये किस किस से मिलकर के बना होता है। तो देखो इसमें संरचना एक तो होती है डिस्क। ठीक है, डिस्क जो होती है वो हो सकता है अपनी तांबे की हो या हो सकता है अपनी एल्यूमिनियम की हो। ठीक है, इन दोनों चालक धातुओं में से किसी भी धातु की हो सकती है, या तो तांबे की हो सकती है या फिर अपनी एल्यूमिनियम की हो सकती है। इसके साथ ही अपने को यह ध्यान रखना है कि इस यंत्र के अंदर, इससे यंत्र के अंदर एक लोह छड़ होती है, लोह छड़। उस लोह छड़ के ऊपर कंपनसेटेड, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन कंपनसेटेड वाइंडिंग, फ्रिक्शन कंपनसेटेड वाइंडिंग, फ्रिक्शन कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये वाइंडिंग लपेट दी जाती है। ठीक है, लोह छड़ जो होती है उसके ऊपर फ्रिक्शन कंपनसेटेड वाइंडिंग लपेटी हुई होती है। सप्लाई जो दी जाती है वो इस फ्रिक्शन कंपनसेटेड वाइंडिंग के माध्यम से ही इस यंत्र को दी जाती है। उसके बाद में बात करें तो देखो ये यंत्र जो होता है इसके अंदर एक धुरा, ठीक है, अपना जो सी आकार है, सी आकार की जो स्थिर चुंबक होती है वो उनका उपयोग किया जाता है। तो एक तरीके से संरचना में ही है वो अपने, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एक धुरा, ठीक है, जेल बेरिंग
ज्वेल बेयरिंग। इसके अलावा दो प्रकार की युक्तियां, जिसमें एक होती है ब्रेकिंग प्रणाली, ठीक है, एक होती है अपनी ब्रेकिंग प्रणाली, एक होती है अपनी ड्राइविंग प्रणाली, एक होती है अपनी ड्राइविंग प्रणाली। और दोनों प्रणाली के रूप में जो धातु काम में ली जाती है या जो पदार्थ काम में लिया जाता है वो होता है अपना सी आकार का स्थायी चुंबक। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब किसी यंत्र की बनावट की जाती है या संरचना का निर्माण किया जाता है या इस यंत्र को बनाया जाता है तो दौरान डिस्क काम में लेते हैं जो तांबे की एल्यूमिनियम की हो सकती है, लोचड़ काम में लेते हैं जिसके ऊपर फ्रिक्शन कंपनसेटेड वाइंडिंग होती है, धुरा होता है, ज्वेल बेयरिंग होती है, ज्वेल बेयरिंग होते हैं। और ब्रेकिंग प्रणाली और ड्राइविंग प्रणाली के तौर पे दो स्थायी प्रकार की सी क्लैंप आकार की चुंबकें होती है। इनके साथ साथ धुरे पर गरारी सिस्टम, गरारी सिस्टम एवं इससे जुड़ा पैमाना, एवं इससे जुड़ा पैमाना, इन चीजों से मिलकर के अपना एक फेरेंटी एम्पीयर घंटा मीटर जो होता है उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर अपने को ये ध्यान रखना है कि इस यंत्र में अपने को विद्युत सप्लाई पूर्ण रूप से डिस्क तक प्रवाहित करवाने के लिए उस डिस्क को एक विशेष प्रकार के पदार्थ के अंदर रखा जाना है। ठीक है, तो वो जो विशेष प्रकार का पदार्थ होगा वो अपना मरकरी होगा या जिसे मैं कहूं पारा होगा। ठीक है, तो विशेष कार्य के लिए आवश्यक मरकरी या जिसको मैं कहूं पारा। ठीक है, तो ये एक तरीके से सप्लाई के रूप में कार्य करेगा। भाई सप्लाई प्रदान करने के लिए जो अपनी फ्रिक्शन कंपनसेटेड वाइंडिंग जो होगी उसके अंदर सप्लाई प्रवाहित कराने के लिए डिस्क के साथ या डिस्क को उत्तेजित करने के लिए या डिस्क के अंदर विद्युत धारा का प्रचारण करवाने के लिए या उस डिस्क के ऊपर एक प्रकार से विक्षेपण टॉर्क उत्पन्न करने के लिए अपने को इस मरकरी की आवश्यकता होगी। इस मरकरी के द्वारा ही उस डिस्क के अंदर सप्लाई पहुंचेगी, इसी के माध्यम से होती है अपनी फ्रिक्शन कंपनसेटेड वाइंडिंग जो होगी उसके अंदर से सप्लाई अपना पूरा परिपथ कंप्लीट करेगी। तो इस प्रकार से एक फेरेंटी एम्पीयर घंटा मीटर जो होता है उसकी संरचना बनाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि इस यंत्र की बनावट किस प्रकार से होगी, ये कार्य जो करेगा वो किस प्रकार से करेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, यह है अपना फेरेंटी एम्पीयर वाट घंटा जो मीटर होता है उसकी आंतरिक संरचना के अंदर से किस प्रकार से दिखाई देता है, उसकी बनावट जो होती है वो किस प्रकार की होती है। देखो जैसा कि मैंने संरचना के अंदर बताया था कि इसके अंदर एक डिस्क होती है, दो सी आकार की अपनी जो चुंबक है वो होती है, उनमें एक ब्रेकिंग चुंबक के तौर पे काम करती है और दूसरी ड्राइविंग चुंबक के तौर पे कार्य करती है। सप्लाई को इस डिस्क तक पहुंचाने के लिए और उसके बाद में इस फ्रिक्शन जो अपनी घर्षण कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है उस तक पहुंचाने के लिए इसमें एक पदार्थ भरा जाता है जिसको मरकरी कहा जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर सप्लाई इधर से होती हुई इस पारे के माध्यम से होती हुई डिस्क तक पहुंचती है, डिस्क के अंदर घूर्णन बल एक घुमाव बल जो होता है उसको अनुभव करवाती है। ठीक है, तो यहां से होती हुई ये सप्लाई अपनी बाहर की तरफ लोड के लिए प्रवाहित हो जाती है। उसके साथ साथ इस डिस्क के साथ एक धुरा जुड़ा होता है। ठीक है, एक घूमने वाला स्पिंडल जुड़ा होता है और उस स्पिंडल के साथ यहाँ पर गरारी सिस्टम जुड़ा होता है जो एक निश्चित गुणक के आधार पर कार्य करती है। अब इसकी मैं बात करूं तो ये किस प्रकार से काम करेगा, तो देखो जब इस यंत्र को सप्लाई सोर्स के साथ संयोजित किया जाएगा तो अपने को ये चीज तो पता है कि जब इस यंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो उस दौरान केवल और केवल फेज या प्लस जो सिरा रहेगा फेज का या प्लस का कि जिसके अंदर जो विद्युत धारा का प्रवाह है
होता है, उस सिरे को इस यंत्र के द्वारा इस यंत्र से डायरेक्टली जोड़ा जाता है। न्यूट्रल पॉइंट या ऋणात्मक सिरा जो होता है वो सीधा लोड के लिए प्रवाहित कर दिया जाता है इस तरीके से। जैसे यहाँ टर्मिनल जो है अपना दे दिया और देने के बाद में सीधा डायरेक्ट लोड के लिए इसको निकाल लिया जाता है। तो इसके कनेक्शन जो होते हैं वो सीधे डायरेक्टली होते हैं, लेकिन इसका पूरा संचरण जो होता है, इसका चालन जो होता है वो सारा इस सिरे के माध्यम से, सप्लाई सोर्स के माध्यम से होता है। जैसे ही हम लोग इसको सप्लाई सोर्स के साथ संयोजित करेंगे तो इसके अंदर ड्राइविंग चुंबक जो होगी वो अपने ऊपर इस जो अपनी डिस्क है उस डिस्क को घुमाने के लिए अपने ऊपर एक बल का अनुभव करवाएगी, और जैसे ही यहाँ पर एक बल का अनुभव होगा उसी के साथ ये डिस्क जो होगी वो घूर्णन गति करना प्रारंभ कर देगी। अब ये डिस्क जो घूमेगी वो मुख्य रूप से इस यंत्र में बहने वाली करंट के आधार पर डिपेंड करेगी। कहने का मतलब कि ये डिस्क जो रनिंग स्थिति में रहेगी, तो रनिंग स्थिति में लाने के लिए यहाँ पे जो ड्राइविंग चुंबक रहेगी इस यंत्र की बाईं तरफ की जो चुंबक है, जो सिक लैंप आकार की चुंबक है वो कार्यरत होगी, और उसी के साथ ही यहाँ पर ये जो अपनी डिस्क है ये अपने ऊपर एक बल को अनुभव करेगी। भाई ध्यान के लिए कहा जाता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, चाहे चुंबकीय क्षेत्र स्थायी प्रकार का हो, ठीक है, चाहे वैद्युतिक प्रकार का हो, जब चुंबकीय क्षेत्र के मध्य किसी भी चालक को अवस्थित कर दिया जाता है या चालक को गतिमान स्थिति में ला दिया जाता है तो वो अपने ऊपर एक बल को अनुभव करती है। तो बल को जैसे ये अनुभव करेगी उसी के धुरा जो होगा ये भी इस डिस्क के साथ घूमना प्रारंभ हो जाएगा, और जब ये घूमेगी तो उसी के दौरान इसके साथ जुड़ा हुआ जो वारम व्हील है, इस वारम व्हील के साथ जुड़ी हुई जो अपनी गरारियां है ये भी घूमनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये यहाँ पर जो गरारी सिस्टम लगी होती है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के गुणक के तौर पे कार्य करती है। पहले की मैं बात करूं तो ये 1 के गुणक पे काम करती है, ठीक है। दूसरे की यदि मैं बात करूं तो ये 10 के गुणक के तौर पे कार्य करती है। तीसरे की यदि मैं बात करूं तो ये 100 के रूप में, 100 का जो गुणक होगा उस रूप में काम करती है, और चौथी गरारी जो होती है वो अपनी 1000 के गुणक के तौर पे कार्य करती है। इसका मतलब इसका एक निश्चित अनुपात बना होता है, इनका अपना एक निश्चित अनुपात बना होता है। कैसे भाई, ये इससे 10 गुना अधिक गुणक पे काम करेगी, फिर ये इसके 10 गुणे पे काम करेगी, और फिर ये इसके 10 गुणे पे काम करेगी। इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, इस रूप से ये अपनी जो पाठ्यांक होगा उसको रिप्रेजेंट करेगी। अब देखो, अब जब इस यंत्र को हम लोग सप्लाई के साथ संयोजित करते हैं तो उस दौरान इस यंत्र में कुछ यांत्रिक घर्षण भी होता है, तो उस यांत्रिक घर्षण को कम करने के लिए यहाँ पर फ्रिक्शन कंपनसेटेड वाइंडिंग जो होती है वो लगाई जाती है। इसी के माध्यम से ही इस पे जो अनावश्यक रूप से जो घर्षण प्रतिक्रिया होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पर एक ब्रेकिंग चुंबक लगाई जाती है। ब्रेकिंग चुंबक लगाने का कारण ये होता है कि जब इस यंत्र को सप्लाई से अलग कर दिया जाता है तो उस दौरान ये बीच के अंदर लगी हुई डिस्क जो है ज्वेल बेरिंग पर आलेपित होती है। भाई दूरी की यदि बात करूं तो ज्वेल बेरिंग पर आलेपित होगा, फ्री अवस्था में होगा तो यहाँ पर ये घूर्णन गति करता रहेगा। तो ये अनावश्यक रूप से यदि घूर्णन गति करता है तो इसके साथ साथ जुड़ा हुआ ये सिस्टम भी कार्य करता रहता है। उसके द्वारा दर्शाया जाने वाला जो पैमाना होता है वो निरंतर बढ़ता चलता है। तो उस पैमाने को सप्लाई से अलग कर देने के बाद में रोकने के लिए इस यंत्र के अंदर एक सी क्लैंप आकार की अन्य चुंबक और लगाई जाती है, जो इस डिस्क को अनावश्यक रूप से घूमने से रोकने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से अपना फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर जो होता है वो कार्य करता है। अब अपने को विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि ये एम्पियर मीटर जो होता है, ये अपना फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर जो होता है, ये एनर्जी मीटर केवल और केवल डीसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। पहली चीज तो अपने को ये ध्यान रखनी है। दूसरा अपने को ये ध्यान रखना है कि इस यंत्र को जब भी उपयोग में ले तो ऐसा नहीं है कि क्षैतिज स्थिति में काम में ले रहे हैं या उल्टा करके काम में ले रहे हैं या और किसी स्थिति में रख करके काम में ले रहे हैं। तो इसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है कि वो कंडीशन ये रहती है कि जब इसी यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं तो इसको केवल और केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में रख करके ही काम में लेना चाहिए। केवल और केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में रख करके ही काम में ले। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पारा भरा होता है वो चारों तरफ बिखरने के चांस बन जाते हैं। तो इस पारे को एक जगह अपनी जगह स्थिर रखने के लिए अपने को इस यंत्र को हमेशा खड़ी स्थिति में या मैं कहूं ऊर्ध्वाधर स्थिति में रख करके ही काम में लेना चाहिए। तो पहला तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये यंत्र केवल और केवल डीसी सप्लाई पे काम करेगा,
और दूसरा अपने को ये ध्यान रखना है कि इस यंत्र को केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में रख करके ही, ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखकर के ही उपयोग मिले। ठीक है, तो ये चीज अपने को विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि केवल और केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखकर किस यंत्र का उपयोग करें। तो ये था अपना फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर। और इस यंत्र के द्वारा जो मान दर्शाया जाता है, जो मान रिप्रेजेंट किया जाता है, वो इसके अंदर बहने वाली विद्युत धारा, ठीक है, और कितने समय के लिए इसके अंदर विद्युत धारा बही है, इन दोनों के गुणनफल के आधार पर इसके द्वारा मान को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो मैं नोट के तौर पे लिख देता हूं ये चीजें, तो अपने को ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट है केवल डीसी सप्लाई पर कार्यरत, ठीक है, केवल डीसी सप्लाई पे कार्यरत। दूसरा, ऊर्ध्वाधर स्थिति में ठीक है, और तीसरा अपने को ध्यान रखना है बहने वाली करंट के समानुपात में, बहने वाली करंट के समानुपात में जो धुरा होगा वो रोटेट होगा। ठीक है, तो बहने वाली करंट के समानुपात में डिस्क गति करेगी। ठीक है, और इसके द्वारा जो पैमाना दर्शाया जाएगा, जो मान दर्शाया जाएगा, वो मान इसके द्वारा दर्शाया जाने वाला मान इसके द्वारा दर्शाया जाने वाला मान यंत्र में बहने वाली धारा, यंत्र में बहने वाली धारा एवं लगे समय गुणनफल पर निर्भर करती है, निर्भर करता है। ठीक है, ये अपने को इससे संबंधित कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी है कि ये यंत्र जो होता है, इसके द्वारा जो मान दर्शाया जाएगा वो इसके अंदर बहने वाली धारा और कितने समय के लिए वो धारा बही है, उन दोनों के गुणनफल मान पर डिपेंड करता है। इसी के आधार पर इस यंत्र का नाम एम्पियर घंटा मीटर भी होता है। ठीक है, तो ये था अपना मोटर सिद्धांत के आधार पर कार्य करने वाला पहला एनर्जी मीटर, जिसका नाम है फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरे प्रकार के यंत्र की, जो है अपना इलियो-थॉम्पसन वाट घंटा मीटर। अब इन मीटरों के लिए अपने को एक चीज विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि ये मीटर जो है, ये मीटर जो है, इसके लिए वोल्टेज का मान है हर संभव स्थिति में स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो मैं मोस्टली तौर पे लिख देता हूं इस बात को, जो अपने को ध्यान रखना है। मोस्टली तौर पे याद रखना है अपने को कि इस यंत्र के उपयोग के समय वोल्टेज स्थिर रहनी चाहिए। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब वोल्टेज स्थिर रहने के लिए क्यों बोलता है, क्योंकि अगर वोल्टेज स्थिर नहीं रहेगी तो इसके द्वारा जो अपना ओम का नियम है भाई V समानुपाती I, तो लोड के आधार पर तो करंट रहेगी ही रहेगी, लेकिन यदि वोल्टेज का मान यहाँ पर परिवर्तित होगा तो उसी के आधार पर अपनी करंट जो होगी वो भी प्रभावित हो जाएगी। तो वोल्टेज को स्थिर रखने के
वोल्टेज को स्थिर रख करके ही हम लोग इस यंत्र के द्वारा जो मान है उसको सही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अगर वोल्टेज मान में परिवर्तन होता है तो इस यंत्र के द्वारा ली जाने वाली जो माप है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है अपना डिस्क जो है वो तेज गति से घूम जाए, हो सकता है अपना डिस्क जो है वो बहुत धीरे तौर पे घूमे, ठीक है। तो उस समय अपने को विशेष तौर पे ये ध्यान रखना होगा कि इस यंत्र के लिए वोल्टेज हमेशा स्थिर रहे, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे यंत्र की, इलियो-थॉम्सन वाट घंटा मीटर की, जो अपना मोटर सिद्धांत पर कार्य करने वाला दूसरा मीटर है, ठीक है। तो दूसरा मीटर है अपना इलियो-थॉम्सन वाट घंटा मीटर। अगर इस मीटर की बात करूं तो इसका खोजकर्ता जो है उसी के आधार पर इसका नाम दिया गया है। इसका खोजकर्ता जो है वो इलियो-थॉम्सन है, ठीक है। और इस मीटर की यदि हम लोग बनावट देखते हैं, संरचना देखते हैं, तो ये एक प्रकार से अपनी कम्यूटेटर मोटर होती है, एक प्रकार से अपनी कम्यूटेटर मोटर होती है। तो कम्यूटेटर मोटर होने के आधार पर इसका जो दूसरा नाम है तो वो है वाट घंटा कम्यूटेटर मोटर। अब देखो कम्यूटेटर मोटर क्यों है भाई, इस यंत्र की बनावट यदि हम लोग देखते हैं, इस मीटर की बनावट यदि हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर एक छोटी डीसी मोटर होती है, ठीक है। अब डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर में आउटपुट लेने के लिए कम्यूटेटर लगा हुआ रहेगा। तो कम्यूटेटर लगे होने के कारण इस मीटर का जो नाम है वो वाट घंटा कम्यूटेटर मीटर भी होता है, ठीक है। तो दूसरा नाम जो है वो होगा अपना वाट घंटा कम्यूटेटर मीटर। अब बात करते हैं इसकी बनावट जो होगी वो किस प्रकार से होगी, संरचना जो होगी वो किस प्रकार से होगी, इसके अंदर जो कॉइलें रहेगी वो कौन कौन सी रहेगी, ठीक है। तो देखो पहले बात करते हैं इसकी संरचना की। तो इसकी संरचना जो होती है वो एक तरीके से डीसी मोटर के समान होती है, एक छोटी डीसी मोटर जो होती है उसके समान इसकी संरचना होती है। संरचना छोटी डीसी मोटर के समान संरचना, ठीक है। अब इस मीटर के लिए ध्यान रखना कि इस मीटर के लिए जो मोटर काम में ली जा रही है उसके अंदर जैसे मोटर होती है तो मोटर में आर्मेचर होता है, तो वहां पर आर्मेचर जो है उस आर्मेचर के तौर पे जो वाइंडिंग स्थापित होती है उस वाइंडिंग को यहाँ पर प्रेशर कॉइल के नाम से जाना जाता है, जिसको पीसी कॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पीसी कॉइल रहेगी, ठीक है। सीसी कॉइल इसके अंदर रहेगी जो एक तरीके से अपनी फ्रिक्शन कंपनसेटिंग वाइंडिंग ही कहलाएगी, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों कॉइलें मौजूद रहेगी। जब दोनों कॉइल इसके अंदर मौजूद है तो पीसी कॉइल जो होगी वो तो वोल्टमीटर की भांति काम करेगी, ठीक है। और जो अपनी सीसी कॉइल है ये एक तरीके से एम्पियर मीटर की भांति काम करेगी। अब जब ये वोल्टमीटर और एम्पियर मीटर की भांति काम करेगी तो इसका मतलब पीसी कॉइल जो होगी वोल्टेज के गुणनफल के आधार पर काम करेगी या वोल्टेज के समानुपात में कार्य करेगी। सीसी कॉइल जो होगी वो करंट के समानुपात में काम करेगी। तो इन दोनों के गुणनफल के आधार पर इस यंत्र के द्वारा उसकी रीडिंग दर्शाई जाएगी और इन दोनों के गुणनफल के आधार पर ही इस यंत्र को वाट घंटा मीटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब वाट का मतलब देखो, वाट मतलब पावर जो होती है उस पावर की रिप्रेजेंट करने की जो इकाई होती है वो होती है इसकी वाट। तो वाट अगर मैं बात करूं मतलब इस पावर की मैं बात करूं तो पावर बराबर होता है V इंटू आई। तो इन दोनों के गुणनफल के आधार पर ये यंत्र वाट घंटा मीटर कहलाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर अपने को ये चीज और ध्यान रखनी है कि इस यंत्र के द्वारा जो वाटेज खपत है वो कितने समय के लिए दर्शाई गई है तो उसको भी इसके साथ जब गुणा कर दिया जाता है तो ये एक तरीके से समय के साथ दर्शाई जाने वाली ऊर्जा खपत हो जाती है। इसी के आधार पर इस यंत्र को इलियो-थॉम्सन वाट घंटा मीटर
कहा जाता है। ठीक है, छोटी मोटर होने के कारण, छोटी डीसी मोटर होने के कारण इसको वाट घंटा कम्यूटेटर मीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था इसका नॉर्मली परिचय। अब बात करते हैं कि ये बनावट जो होती है इस यंत्र की, वो बनावट किस प्रकार की होती है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम लगे होते हैं जिसकी वजह से ये कार्य करती है। ठीक है, तो संरचना के तौर पे हम लोगों को ये तो पता चल गया है कि इसके अंदर सीसी कॉइल होगी, पीसी कॉइल होगी। ठीक है, और साथ ही ये एक छोटी डीसी मोटर के समान इसकी संरचना होगी। अब इसके अलावा इसमें गतिशील अवस्था में लाने के लिए या गति करवाने के लिए अपने को वही दो प्रकार की सी क्लेम आकृति चुंबक जो है, स्थायी प्रकार की चुंबक, उनकी आवश्यकता होगी। तो सी प्रकार की स्थायी चुंबक, और दोनों जो चुंबक काम में ले रहे हैं वो ड्राइविंग चुंबक होगी, ठीक है, और एक होगी ब्रेकिंग चुंबक। इस यंत्र के लिए भी अपने को वही या तो तांबे की ले लो, तांबे की या एल्यूमिनियम की डिस्क, ठीक है, या तो तांबे की ले लो या एल्यूमिनियम की डिस्क ले लो। इसके साथ साथ जो अपना दूरा होता है वो जेल बेरिंग जो होता है वो, फ्रिक्शन कंपनसेटेड वाइंडिंग जो होती है वो, और उसके साथ साथ अपने को इसमें ध्यान रखना है कि कुछ मान का रेजिस्टेंस भी काम में लेना होता है। ठीक है, तो यहां एक उच्च मान का रेजिस्टेंस, ठीक है, और दूरा जेल बेरिंग, ठीक है, और रिकॉर्डिंग प्रणाली, इत्यादि। इन चीजों की तो अपने को तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये चीजें तो अपने इस यंत्र के अंदर भी मौजूद रहेगी। अब बात करते हैं इसकी बनावट जो होती है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहले सर्किट डायग्राम हम चर्चा कर रहे थे, इलिप्स थॉम्सन वाट घंटा जो है उसके सर्किट डायग्राम की। तो इस प्रकार से उसका सर्किट डायग्राम जो होता है वो बना होता है। ठीक है, अब देखो वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि ये होता है इसमें कम्यूटेटर, ठीक है, और ये होती है अपनी कार्बन ब्रूस। ठीक, ये होता है अपनी एक छोटी मोटर जो होती है उसकी अगर बनावट देखें तो ये होता है उसका आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर जो होता है उसको पीसी कॉइल के तौर पे जाना जाता है। अब देखो ये काम जो करता है वो किस तरीके से करेगा, जैसे हम इसको सप्लाई सोर्स के साथ संयोजित करेंगे तो उस दौरान सप्लाई सोर्स जो रहेगी उसमें जिस तरीके से वाट मीटर होता है उसमें 4 सिरे होते हैं, एम, एल, सी और वी, मतलब 2 पीसी के सिरे और 2 सीसी के सिरे। ये सिरे जो होते हैं इनका संयोजन जिस प्रकार से किया जाता है उसी प्रकार से अपने को यहाँ पर इस सीसी कॉइल का और पीसी कॉइल जो है इन दोनों इसका संयोजन करना होता है। तो सीसी कॉइल जो होती है वो 2 अलग अलग भागों में बांटी जाती है, 2 अलग अलग भागों में बांट करके इस पीसी कॉइल के दोनों तरफ उसको संयोजित किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में जब सीसी कॉइल को संयोजन कर दिया जाता है तो पीसी कॉइल जो होती है उसका संयोजन कार्बन ब्रूसों के द्वारा श्रेणी क्रम में किया जाता है। अब देखो कार्बन ब्रूसों के साथ श्रेणी क्रम में रहेगी, उसके साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का रेजिस्टेंस जो रहेगा वो भी जुड़ जाएगा। जोड़ने के बाद इसका संयोजन इस सप्लाई सोर्स के साथ सीसी कॉइल के साथ समांतर क्रम में कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो पहली बात करें तो जब इसको सप्लाई सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है तो जोड़ने के बाद में करंट कॉइल जो रहेगी ये करंट के आधार पर उत्तेजित होगी। ठीक है, करंट के आधार पर उत्तेजित, और पीसी कॉइल जो रहेगी ये आर्मेचर पर उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर होगा उस आधार पर उत्तेजित हो जाएगा। तो ये अपना आर्मेचर जो है यहां पर जो विभवांतर मौजूद रहेगा विभवांतर के आधार पर उत्तेजना होगी, और इन दोनों के गुणनफल के आधार पर ही अपना ये जो मीटर है
जो अपना एनर्जी मीटर है वो भी जो दूरा जो है वहां पर एक घुमाव बल को महसूस करवाएगा। महसूस करवाने के साथ ही यहाँ ये जो अपनी गरारी सिस्टम लगी होती है ये भी अपनी 4 प्रकार की रहती है और चारों 1 के गुणक पे, 10 के गुणक पे, 100 के गुणक पे और 1000 के गुणक पे कार्य करती है। ठीक है, तो ये चारों जो गरारियां लगी रहेगी वो उसी आधार पर रोटेशन क्रिया पे आ जाएगी। अब बात करते हैं कि जब सप्लाई सोर्स के साथ इसको जोड़ दिया जाता है, सीसी कॉइल जो होती है वो करंट के आधार पर काम कर देती है, पीसी कॉइल जो होती है वो आर्मेचर पे उत्पन्न होने वाले विभवांतर के आधार पर काम कर देती है। तो इन दोनों के गुणनफल के आधार पर और कितने समय के लिए इसके अंदर सप्लाई दी गई है उस आधार पर ये यंत्र जो होगा ये रिकॉर्डिंग पैमाने के ऊपर अपने को एक जो उसका मान होगा उसको रिप्रेजेंट करके दे देगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहाँ पर जो डैम्पिंग चुंबक होती है वो अपनी सिक लैंप आकार की होती है और इस सिक लैंप आकार में जब ये एल्यूमिनियम की डिस्क जो होती है या तांबे की डिस्क जो होती है ये रोटेशन क्रिया करती है तो ये रोटेशन क्रिया तभी तक करेगी जब तक इस कॉइल को हम लोग या इस यंत्र को हम लोग सप्लाई सोर्स के साथ संयोजित रखेंगे। जैसे ही इस सोर्स को या इस उपकरण को या इस मीटर को हम लोग सप्लाई के साथ ना जोड़ करके विच्छेद करके देखते हैं तो उस दौरान इसके अंदर एक घूर्णन बल अपने को अनुभव होता है। तो उस घूर्णन बल को कहने का मतलब जो अनावश्यक रूप से यहाँ पर घुमाव बल उत्पन्न हो रहा है उस घुमाव बल को खत्म करने के लिए यहाँ पर डैम्पिंग चुंबक का उपयोग किया जाता है। ये डैम्पिंग चुंबक जो होती है ये अपनी स्थायी प्रकार की चुंबकीय होती है और ये दोनों चुंबकीय जब विद्युत सप्लाई से इस यंत्र को पृथक्कृत कर दिया जाता है तो इस डिस्क को अनावश्यक रूप से घूमने से बचाने के लिए कार्यरत हो जाती है। तो इस प्रकार से अपना थॉम्सन वाट घंटा मीटर जो होता है वो कार्य करता है। अब यहाँ पर अपने को जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि इस यंत्र के द्वारा जो मान दर्शाया जाएगा वो सीसी कॉइल के करंट के आधार पर, पीसी कॉइल जो रहेगी उसके विभवांतर के आधार पर और कितने समय के लिए इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की गई है उन तीनों के गुणनफल के आधार पर ही अपने को मान को रिप्रेजेंट करके देगा। उसी के आधार पर इसको वाट घंटा मीटर कहा जाता है। दूसरी चीज अपने को ध्यान रखनी है कि ये यंत्र जो होता है ये केवल और केवल डीसी सप्लाई पर ही कार्यरत होता है। तीसरा अपने को ध्यान रखना है कि इस यंत्र का प्रारंभिक टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, उच्च होने का कारण होता है इसमें सीसी कॉइल जो होती है पीसी कॉइल के दोनों तरफ लपेटी जाती है जिससे कि इसका प्रारंभिक टॉर्क जो होता है वो अधिक रहे। ठीक है, और इसमें जो घुमाव बल हो अच्छा अनुभव हो और अच्छा अनुभव होने के कारण ही ये दूरा जल्दी से अपने अक्ष पर घूम जाए। ठीक है, तो इस कारण इस प्रकार से इस यंत्र के द्वारा लिया जाने वाला जो पाठ्यांक होगा वो भी अपने को यथार्थता के साथ प्राप्त होगा। इस तरीके से ये थॉम्सन वाट घंटा मीटर जो है वो अपना वर्किंग करता है। ठीक है, तो ये था अपना विद्युत मोटर के सिद्धांत पर आधारित एनर्जी मीटर। ठीक है, तो ये दो हुए। अब बात करेंगे हम लोग इंडक्शन टाइप वाट मीटर की, तो उसकी चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास।